नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं। स्वास्थ्य कारणों से आपके सामने आना नहीं हुआ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी के संवैधानिक प्रावधान। हिंदी के संवैधानिक प्रावधान। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ने का प्रयास करें। तो हिंदी के संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी है उसको संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी को संविधान में किसका दर्जा दिया गया है, तो हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राजभाषा का मतलब होता है राजकाज की भाषा, शासन की भाषा। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं दरबार की भाषा। जब हम हिंदी के संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं तो इसके जो संवैधानिक प्रावधान है वो भाग 5, भाग 6 और भाग 17 में दिए गए हैं। तो हम देखेंगे भाग 5, भाग 6 और भाग 17। तो हिंदी के जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनको जानने से पहले हम बात करेंगे भाग 5 में क्या है, 6 में क्या है और 17 में क्या है। भाग 5 में संघ सरकार का वर्णन किया गया है और भाग 6 में राज्य सरकार का वर्णन किया गया है। भाग 5, भाग 6 इसको हम केंद्र सरकार या इसे हम संघ सरकार भी कह सकते हैं। और भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। अब देखिए केंद्र में कौन कौन आता है। तो केंद्र में आते हैं राष्ट्रपति, केंद्र में आता है उपराष्ट्रपति, केंद्र में आते हैं प्रधानमंत्री, केंद्र में आते हैं महान्यायवादी। ये आपको ध्यान में रखना है। राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में यदि राष्ट्रपति है तो यहाँ पर राज्य सरकार में राज्यपाल, इधर उपराष्ट्रपति है तो राज्य में उपराज्यपाल होता नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेशों में होता है। संघ सरकार में यदि प्रधानमंत्री है तो राज्य सरकार में कौन हो जाएगा, मुख्यमंत्री। संघ सरकार में महान्यायवादी है तो राज्य सरकार में महाधिवक्ता। तो पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो केंद्र सरकार है और इस केंद्र सरकार में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, हम कह सकते हैं कि जो संसद है उस संसद का जो उल्लेख है वो किस में आएगा, भाग 5 में। और भाग 6 में राज्य का जो विधानमंडल है उस राज्य की विधानमंडल का उल्लेख किस में होगा, भाग 6 में। अब कभी आपसे यदि पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति का उल्लेख किस में है, तो भाग 5 में। उपराष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ पे मिलेगा, तो भाग 5। प्रधानमंत्री का उल्लेख कहाँ पे मिलेगा, भाग 5। और महान्यायवादी का उल्लेख कहाँ मिलेगा, भाग 5 में। इसी प्रकार से राज्य सरकार में राज्यपाल है तो राज्यपाल का उल्लेख भाग 6। मुख्यमंत्री का उल्लेख
भाग 6 और महाधिवक्ता का जो उल्लेख है वो भी भाग 6 में। ऐसे नहीं है कि राज्यपाल का उल्लेख भाग 6 में है तो मुख्यमंत्री का 7 में होगा, नहीं। 5 में संघ सरकार के जितने भी जो पदाधिकारी रहेंगे उनका उल्लेख भाग 5 में है, और भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख है, तो राज्य सरकार के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब का जो उल्लेख है वो भाग 6 में होगा। इसका अध्ययन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संसद की भाषा का जब अध्ययन किया जाएगा कि संसद में बोली जाने वाली जो भाषा है वह कौन सी है, तो उसका उल्लेख हमें किस में देखने को मिलेगा, भाग 5 में। जब हम बात करेंगे कि विधानमंडल की भाषा, तो विधानमंडल की भाषा का उल्लेख किसमें करेंगे, भाग 6 में। इसके अलावा हमने देखा था कि एक भाग हुआ था भाग 17। इस भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है, यानी भाषा के लिए एक अलग से ही भाग बनाया गया है भाग 17, जहां भाग 5 में संघ सरकार का या केंद्र सरकार का वर्णन है और संसद में बोली जाने वाली भाषा का वर्णन है। वहीं भाग 6 में विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा है और भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो हम पहले तो ये देखेंगे कि इसके कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें राजभाषा का जो उल्लेख है वो किया गया है। तो हमने देखा कि 3 भागों में इसका प्रावधान किया गया है, भाग 5, भाग 6 और भाग 7। भाग 5, भाग 5 में है अनुच्छेद 120। 120 है वो संसद की राजभाषा या संसद की भाषा का उल्लेख करता है। तो संसद की जो भाषा है उस संसद की भाषा का जो उल्लेख है वो किसमें किया गया है, भाग 5 में। और अनुच्छेद यदि आपसे पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद कौन सा है, 120। एक भाग आगे बढ़ाते हैं, भाग 6। भाग 6 में अनुच्छेद है 210। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो भाग 5 है उसमें संसद का उल्लेख है और भाग 6 है उसमें किसका उल्लेख है, राज्यों की विधानमंडल का। तो राज्य विधानमंडल की जो भाषा है उस राज्य विधानमंडल की भाषा का जो उल्लेख है वो किस में किया गया है, भाग 6 में। यदि आपसे अनुच्छेद पूछ लिया जाता है तो अनुच्छेद हो जाएगा 210। यहाँ पे है 120 और यहाँ पे है 210। बस इनको पलटी देना है, इसको इधर ले आना और इसको इधर ले आना। भाग है वो एक बढ़ा देना, पहले संसद आ जाएगी और संसद के बाद में आ जाएगी अपने राज्य विधानमंडल। तो ये 2 भाग हो गए, भाग 5 संघ सरकार, भाग 6 राज्य विधानमंडल। तो भाग 5 में संसद की भाषा है और भाग 6 में राज्य विधानमंडल की भाषा का उल्लेख किया गया। अब हम बात करेंगे कि जो भाषा विषय जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है 17 में, और 17 में राजभाषा के लिए एक अलग से ही प्रभाग बनाया गया है। ये अलग से भाग बनाया गया है। इसके यदि अनुच्छेदों की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद है 343 से लेकर और अनुच्छेद 351 तक। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का वर्णन किया गया है। हम ये देखेंगे कि भाग 17 में आर्टिकल 343 में किसका वर्णन है, 344 में किसका है, 345 में किसका है, 346 में किसका है और 347 में। एक बार इतने देखेंगे तो अनुच्छेद जो 343 है उस अनुच्छेद 343 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। आपसे पूछ लिया जाए कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो वो है अनुच्छेद 343। राजभाषा का उल्लेख इसमें किया गया है और ये बताया गया है संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी, लिपि है वो देवनागरी होगी और अंकों का जो स्वरूप है वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इन सब बातों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 343 में किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 344। तो अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग व राजभाषा समिति के गठन की बात की गई है और ये बताया गया है कि ये जो राजभाषा जो समिति है
इस राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होंगे? 30 सदस्य। इन 30 सदस्यों में से 20 जो सदस्य हैं वो लोकसभा के होंगे, प्लस 10 जो सदस्य हैं वो किसके होंगे? राज्यसभा के हैं। और इसका जो गठन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा। जबकि जो राजभाषा जो आयोग है, इस राजभाषा आयोग का जो गठन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा होगा और राजभाषा जो समिति का जो गठन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा के होंगे और जो 10 सदस्य हैं वो किसके होंगे? राज्यसभा के। 345 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 345 में राज्यों की स्वीकृत भाषा का उल्लेख किया गया है। राज्यों की स्वीकृत भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यानी राज्य के द्वारा विधि बनाकर और उसके पश्चात जिस भाषा को राज्य के कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है वह राज्य की भाषा है, और राज्य के द्वारा जो भाषा स्वीकृत की जाती है उसका जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 345 में है। इसके बाद भी हम बात करेंगे 346 में है संपर्क भाषा का उल्लेख। ये संपर्क किसमें होगा? ये संपर्क एक राज्य का, एक स्टेट का दूसरे स्टेट से, या फिर स्टेट का जो है वो किससे होगा? सेंट्रल से, केंद्र सरकार से जो संपर्क होगा, जो संचार होगा। तो राज्य के साथ और राज्य की केंद्र के साथ जो संचार की जो भाषा होती है, जो संपर्क की जो भाषा होती है, कम्युनिकेशन की जो भाषा होती है, उसका उल्लेख किसमें किया गया है? 346 में। बात करें 347 की तो 347 में मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उन मान्यता प्राप्त भाषाओं का जो उल्लेख है वह संविधान के अनुच्छेद 347 में किया गया है। और हमें पता है कि वर्तमान में संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय हमारे संविधान में 14 भाषाओं को मान्यताएं दी गई थी। तो उन भाषाओं का हम बाद में अध्ययन करेंगे कि वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। पहले एक बार हम फिर से देख लेंगे कि अनुच्छेद 343 है, उसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि राजभाषा है वो हिंदी होगी। लिपि की यदि बात करें तो लिपि है वो देवनागरी होगी, और अंकों का जो स्वरूप है वो भारतीय अंकों का स्वरूप कैसा होगा? अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। 1 2 3, ये 1 2 3, ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्वरूप है इसको मान्यता दी गई है। बात करें अनुच्छेद 344 की तो 344 में राजभाषा जो आयोग है उस राजभाषा आयोग का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा जब संविधान लागू होगा तो संविधान के लागू होने से 5 वर्ष की अवधि के पश्चात या फिर उससे 10 वर्ष के भीतर एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। और राजभाषा आयोग का जो गठन है वो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। इसके पश्चात राजभाषा आयोग के द्वारा जो सिफारिशें की जाएंगी उनकी समीक्षा करने के लिए सरकार के द्वारा, संघ सरकार के द्वारा एक राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा। और इस समिति में कुल कितने सदस्य होंगे? 30 सदस्य, जिसमें जो 20 सदस्य होंगे वो लोकसभा के होंगे और जो 10 जो सदस्य होंगे वो किसके होंगे? राज्यसभा के। इसके बाद में हम बात करते हैं कि राज्यों के द्वारा कानून बनाकर और जिन भाषाओं को स्वीकृति दी जाती है उन स्वीकृत भाषाओं का उल्लेख है, यानी राज्य की भाषा कौन सी होगी, उन राज्यों की भाषाओं का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 345 में किया गया है। बात करें 346 की तो 346 में संपर्क भाषा का उल्लेख है। संचार की जो भाषा है, संपर्क की जो भाषा है, कम्युनिकेशन की जो भाषा है उसका उल्लेख 346 में किया गया है। इसमें एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ या एक राज्य का केंद्र सरकार के साथ जो संपर्क होगा उस संपर्क की भाषा का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 346 में है। बात करें 347 में तो 347 में यदि किसी राज्य के जन समुदाय के द्वारा अपनी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए प्रयास किया जाता है तो राष्ट्रपति उस भाषा को मान्यता प्रदान कर देता है, और इसका जो उल्लेख है वो 347 में किया गया है। हम देखते हैं कि वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं जिनको संविधान में मान्यता प्राप्त है, तो वो भाषाएं हैं 22। वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हम उसका अध्ययन करेंगे, और 14 भाषाएं जब संविधान लागू हुआ था उसमें कौन कौन सी थी हम उसका अध्ययन करेंगे। इस पहले हम देखते हैं अनुच्छेदों के बारे में। तो 347 के बाद में अगला जो अनुच्छेद है वो 348, 349, 350 और 351, अपने 4 अनुच्छेद हो रहे हैं।
आर्टिकल 348, इसमें उल्लेख किया गया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है उसका। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 348 में किया गया है। यदि हम बात करें कि संसद के द्वारा जो विधि अधिनियमित करने की जो शक्ति है, तो विधि यानी कानून बनाने की, उसको अधिनियमित करने की जो शक्ति है, तो विधि अधिनियमित करने का जो उल्लेख है उसका उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलेगा? अनुच्छेद 349 में। बात करें अनुच्छेद 350, तो अनुच्छेद 350 में बताया गया है कि कोई भी जो अभ्यर्थी है वह राज्य सरकार को या फिर संघ सरकार को अभ्यावेदन दे सकता है, शिकायत कर सकता है। तो ये जो अभ्यावेदन की जो शक्ति है, अभ्यावेदन का जो अधिकार है, ये किस में मिलता है अपने को? अनुच्छेद 350 में। कहने का मतलब है कि कोई भी अभ्यर्थी है वो राज्य सरकार से या फिर केंद्र सरकार से शिकायतें कर सकता है। अब जो प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये जो अभ्यावेदन है ये किस भाषा में दिया जाएगा? हिंदी में, प्रादेशिक भाषा में, राजभाषा में, अंग्रेजी में? तो इसका उत्तर है किसी भी भाषा में। वो किसी भी भाषा में, वो अपनी भाषा में दे सकता है, हिंदी में दे सकता है, अंग्रेजी में दे सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी भी भाषा में वो अभ्यावेदन दे सकता है। तो इसका जो उल्लेख है वो 350 में किया गया है। बात करें प्राथमिक शिक्षा की, तो प्राथमिक शिक्षा वो हिंदी में दी जाएगी। तो इसका उल्लेख है वो भी कहाँ देखने को मिलेगा? 350 में। यदि बात की जाए भाषाई अल्पसंख्यकों की, भाषाई अल्पसंख्यकों की यदि बात की जाए, उनके हितों की यदि बात की जाए, तो इसका उल्लेख भी कहाँ पे देखने को मिलेगा? अनुच्छेद 350 में। तो ये तीन चीजें देखने को मिलेगी, अभ्यावेदन यानी शिकायत, प्राथमिक शिक्षा और भाषाई अल्पसंख्यक। इनका जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 350 में किया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं संघ के कर्तव्य। संघ के कर्तव्य, तो ये संघ सरकार का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का विकास करेगा, अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर उसको आगे बढ़ाएगा। इन सब का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 351 में किया गया है। ये जो अनुच्छेद हमने देखे थे 343 से लेकर और 351 तक, इनमें राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं और मोटी मोटी जो बातें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इनका जो विस्तार से जो अध्ययन है हम अगली क्लासों में करेंगे। प्रत्येक जो इसका अनुच्छेद है उसका पूरा हम विश्लेषण करेंगे कि 343 में क्या है और 343 में 343(1) में क्या लिखा गया है, 343(2) में क्या लिखा गया है और 343(3) में क्या लिखा गया है। 344 है तो उसमें 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, 6 में क्या है। तो ये जो सब आर्टिकल हैं इन सब का अध्ययन हम अगली क्लासों में करेंगे। सबसे पहले बात तो यही है कि 343 से लेकर और 351 तक हमें ये पता होना चाहिए कि क्या है। तो 343 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी और अंकों का जो स्वरूप है वो कैसा होगा? अंतर्राष्ट्रीय होगा। 344 में ये बताया गया है कि एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा और उसकी समीक्षा करने के लिए संघ सरकार के द्वारा राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही 345 में हमने देखा कि राज्यों की जो भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है कि राज्य में किस भाषा को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो राज्यों की जो स्वीकृत भाषाएं हैं उनका उल्लेख 345 में है। 346 में हम देखते हैं कि जो संचार की जो भाषा है, संपर्क की जो भाषा है, कम्युनिकेशन की जो भाषा है, उसका उल्लेख 346 में किया गया है कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ या एक राज्य है वो केंद्र सरकार के साथ किस भाषा में विचार विमर्श करेगा। तो इन सब का जो उल्लेख है, संपर्क भाषा का उल्लेख है वो 346 में किया गया है। 347 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 347 में संविधान में मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो वर्तमान में 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको संविधान में मान्यता दी गई है। जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय कुल 14 इसमें भाषाएं थी और वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं, जो क्रमशः 21वें संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ था, 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था और 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था। इनके माध्यम से क्रमशः सिंधी, इसके बाद में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और अंत में
बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, इन भाषाओं को जोड़ा गया था। और फलस्वरूप वर्तमान में हमें संविधान में 22 भाषाएं देखने को मिलती है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि अपनी जो भाषा है, राजस्थान की जो भाषा है राजस्थानी, हिंदी का जो आदिकाल है, और उसमें यदि हम बात करें राष्ट्र साहित्य की, तो वो प्रमुख रूप से जिस भाषा में लिखा गया है वो कौन सी भाषा है? राजस्थानी भाषा में है। यानी हिंदी के आदिकाल को सुशोभित करने वाली भाषा है, वो भी अभी तक गर्त में है और उसे अभी तक संविधान में मान्यता नहीं दी गई है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हिंदी की वह बोली जिसमें सबसे अधिक साहित्य लिखा गया है वह बोली है भोजपुरी, और उस भोजपुरी को भी अभी तक संविधान में मान्यता नहीं दी गई है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि वर्तमान में किन दो भाषाओं को मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष किया जा रहा है? तो वो दो भाषाएं कौन सी हैं? एक है अपनी राजस्थानी और दूसरी कौन सी है? भोजपुरी। तो ये मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उनका उल्लेख 347 में है। राजस्थानी को मान्यता दिलाने के लिए हमारे नागरिकों के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर प्रयास किए जा रहे हैं, अनेक प्रकार के आंदोलन भी किए जा रहे हैं, और हम यही दुआ करते हैं कि राजस्थानी को जल्द से जल्द राजभाषा का संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा का दर्जा दे दिया जाए, जिससे संख्याएं हैं वो 22 से बढ़कर इनकी 23 से हो जाए। और भोजपुरी के बारे में भी हम कहेंगे, यही कहेंगे कि इसको भी संविधान में मान्यता दे दी जाए। अब इसके बाद हम बात करेंगे 348 में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, इनकी भाषा का जो उल्लेख है वो किस में किया गया है? अनुच्छेद 348 में किया गया है कि हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, इसकी जो कार्यवाही होंगी वो पूरी तरह से अंग्रेजी में होंगी। यदि हिंदी में भी कार्यवाही करने का मौका मिलता है तो उनका जो प्राधिकृत जो पाठ है वो अंग्रेजी में किया जाएगा, और इस बात का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 348 में किया गया है। बात करें 349 की, तो संघ सरकार के द्वारा कोई विधि अधिनियमित की जाती है तो उस विधि को अधिनियमित करने का जो उल्लेख है वह संविधान के अनुच्छेद 349 में है। बात करें 350 की, तो 350 में किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन या फिर कोई शिकायत है तो इसका जो उल्लेख है वह 350 में किया गया है। प्राथमिक शिक्षा की यदि बात की जाए तो 350 में है। भाषाई जो अल्पसंख्यक है तो उनका जो प्रावधान है वह भी अनुच्छेद 350 में किया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें 351 में, तो संघ सरकार के जो कर्तव्य हैं कि हिंदी का विकास है वह किस प्रकार से करना है, हिंदी के विकास के लिए उसे कौन कौन से प्रयास करने हैं, कौन कौन से सम्मेलन करने हैं, इन सब के जो बातें हैं वो इन बातों का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 351 में किया गया है। तो ये तो मोटी मोटी बातें थी। अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210 और 343 से लेकर 351 तक इनका हम विस्तार से जो अध्ययन है वो अगली कक्षाओं में करेंगे। अब हम बात करते हैं कि संविधान में जिन 22 भाषाओं को मान्यताएं दी गई हैं वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। अब मेरे जहन में एक छोटी सी बात आ गई तो उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा कि हम देखते हैं 3 शब्द है, एक है अरुण, एक है दिनकर और एक है रवि। ये तीनों के तीनों हैं, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। इन तीनों में अंतर क्या है? तो देखो, अरुण जो होता है, अरुण का मतलब होता है लाल, और प्रातः काल का जो लालिमा युक्त जो सूर्य होता है उसको क्या कहा जाता है? अरुण। यानी प्रातः कालीन, प्रातः कालीन लालिमा युक्त जो सूर्य होता है जो बड़ा ही मनोहारी लगता है, वह प्रातः कालीन लालिमा युक्त जो सूर्य होता है उसको हम क्या कहेंगे? अरुण। बात करें दिन पर, यह दिन में सब कुछ को हिला कर देता है, क्या होता है के समय या मध्याह्न के समय, मध्याह्न के समय तो प्रखर सूर्य होता है, तो उसका पूजा जिस प्रथम पंक्ति यानी अस्त होता है, आज से हुआ जो सूर्य है उसको हम क्या कहेंगे? रवि। यानी प्रातः काल अरुण, मध्याह्न के समय दिनकर, होता हुआ जो सूर्य होता है हम कहेंगे रवि। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें हैं कि संविधान में
जिन 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है वे 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा संविधान लागू कब हुआ था। तो हमारा जो संविधान है ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और इस समय यदि भाषाओं की बात की जाए तो संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी जिनको मान्यताएं दी गई थी। कभी यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हालांकि इनका कोई क्रम नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 14वें नंबर की या 14वें क्रमांक की जो भाषा है वो कौन सी है, तो इसका जो उत्तर है वो आपको क्या करके आना है? संस्कृत। यानी 14वें नंबर की यदि भाषा, 14वें क्रमांक की यदि भाषा आपसे पूछी जाती है तो उसका उत्तर आपको क्या करना पड़ेगा? संस्कृत। अब हम बात करते हैं कि ये जो 14 भाषा है इसके बाद 15वें नंबर की भाषा से बात करेंगे हम। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि एक तो 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन, उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा एक भाषा जोड़ी गई थी, 71वें के द्वारा 3 भाषाएं, और जो 92वां संविधान संशोधन था उसके माध्यम से 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो 1, 3, 4, 4 और 8, तो 14 और 8 कितनी भाषाएं हो जाएंगी? 22 भाषाएं। 21वां जो संविधान संशोधन था यह संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, और इस समय जो भाषा जोड़ी गई थी वो भाषा थी सिंधी। तो इस प्रकार से सिंधी कौन सी नंबर की भाषा बन गई? 15वें नंबर की भाषा बन गई, जिसको संविधान में मान्यता दी गई है। बात करते हैं 71वें संविधान संशोधन की। तो ये कब हुआ था? 1992। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे कि 21 को और 71 को जब आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 92। तो इसको इस प्रकार से याद रख लोगे, 21, 71, 92। और 21 और 71 को जोड़ोगे तो इधर कितना बन जाएगा? 92। तो ये इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये एक छोटी सी ट्रिक है कि 21, 71 इनको जोड़ दो 92 बन जाएगा, और इनको जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 92। तो 21वां संविधान संशोधन 1967, 71वां संविधान संशोधन 1992 और 92वां जो संविधान संशोधन है ये हुआ था अपना 2003 में। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 3 भाषाएं जोड़ी गई थी उसमें एक तो है अपनी कोंकणी नंबर 15, ये 16वें नंबर की भाषा। उसके बाद में है मणिपुरी, ये 17वें नंबर की। और उसके बाद में है नेपाली, नेपाल में बोली जाती है। कभी प्रश्न पूछा जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार नेपाल तो अपनी यहाँ बोली नहीं जाती है, ये तो उस साइड में, नेपाल की साइड में पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है, ये अपनी भाषा कैसे हो सकती है? तो ये अपने संविधान में इसको मान्यता दी गई है। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको मान्यता दी गई है। तो 16वें नंबर की भाषा कोंकणी, 17वें नंबर की भाषा मणिपुरी और 18वें नंबर की जो भाषा वो कौन सी हो जाएगी? नेपाली। तो इसको हम यदि याद करना चाहें क्रम से तो इसकी एक ट्रिक है कॉमन। क्या ट्रिक है? कॉमन। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसके माध्यम से हम इस भाषा को याद रख सकते हैं कि तीनों भाषाएं कौन कौन सी है। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 19वीं भाषा है बोडो, 20वीं भाषा है डोगरी, 21वीं भाषा है मैथिली। मैथिली कभी बोली हुआ करती थी। ये प्रश्न है कि ऐसी कौन सी भाषा है जो कभी बोली हुआ करती थी और आज संविधान में उसको भाषा का दर्जा दिया गया, मान्यता प्राप्त भाषा है, तो वह भाषा कौन सी है? मैथिली। जो कभी बोली हुआ करती थी बिहारी की, मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये बिहारी की बोलियां हैं, और इस मैथिली को वर्तमान में संविधान में मान्यता दी है। और किस भाषा को है? तो इस प्रकार है बोडो, मैथिली, संथाली। तो इस प्रकार से कुल जो भाषाएं हैं ये 22 भाषाएं हैं। हम भाषाओं को हमने अध्ययन कर लिया, संस्कृत भाषा हमने देखा।
तो बाकी भाषाएं जो बच गई वो 13 भाषाएं कौन सी हैं, तो उनका हम करेंगे। हम यहाँ पे क्रम डालेंगे, क्रम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 नंबर पे मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखनी है संस्कृत। संस्कृत है वो तृतीय भाषा है, और संस्कृत के साथ ही एक तृतीय भाषा और बोली जाती है अपने यहाँ। जो 10वीं की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें हम देखते हैं कि तृतीय भाषा के रूप में ज़्यादातर यहाँ संस्कृत और हिंदी, ये दो भाषाएं, संस्कृत और उर्दू सॉरी, इसके अलावा एक अपनी राजभाषा हिंदी। तो ये 3 भाषाएं, इनका तो वैसे ध्यान रखोगे, हिंदी है, उर्दू है और संस्कृत है। हिंदी और उर्दू का ये ध्यान रखोगे, ये दोनों ही जो भाषाएं हैं ये खड़ी बोली की बेटियां हैं। कभी आपसे पूछा जाए कि खड़ी बोली की बेटियां कौन कौन सी हैं, तो खड़ी बोली की बेटी कौन कौन सी भाषाएं हैं, एक तो है हिंदी और दूसरी कौन सी है, उर्दू। अब हम बात करेंगे यहाँ से क्रम से। तो भारत के मानचित्र में हम देखते हैं कि सबसे ऊपर की तरफ है जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पे जो भाषा बोली जाएगी वो है कश्मीरी। नीचे की तरफ आते हैं, तब आती है नंबर 2 पे पंजाबी। नीचे आते हैं तो राजस्थान, राजस्थानी को अभी तक संविधान में मान्यता मिली नहीं है। राजस्थान से नीचे आते हैं तब आता है गुजरात, और गुजरात में बोली जाती है गुजराती। गुजरात से नीचे आते हैं तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी। उसके बाद जब नीचे चलते हैं तो कर्नाटक में बोली जाती है कन्नड़। कर्नाटक से नीचे की तरफ चलेंगे तो केरल, और केरल में जो भाषा बोली जाएगी मलयालम। केरल के समीप है तमिलनाडु, तमिलनाडु में बोली जाएगी तमिल। ऊपर की तरफ चलते हैं तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो वहाँ पे बोली जाएगी तेलुगु। ऊपर की तरफ चलते हैं उड़ीसा, तो उड़ीसा में बोली जाएगी उड़िया। उड़ीसा से ऊपर की तरफ चलते हैं तो पश्चिम बंगाल, वहाँ पे बोली जाएगी बांग्ला। और ऊपर की तरफ चलते हैं तो थोड़ा, तो वहाँ पे असम, असम में बोली जाएगी असमिया। तो इस प्रकार से ये 11 भाषाएं, 12 13 14, हिंदी, उर्दू और संस्कृत। और 15वें नंबर की भाषा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 16 17 18 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 19 20 और 21 22 क्रमांक की भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये हमने हिंदी के जो संवैधानिक जो प्रावधान थे उसका हमने अध्ययन किया कि हिंदी के संवैधानिक प्रावधानों में अनुच्छेद 120 में क्या है, 210 में क्या है, और 343 से लेकर 351 में क्या है। भाग 5 संघ सरकार, भाग 6 राज्य सरकार, और भाग 17 राजभाषा। इनका हमने मोटे रूप से हमने अध्ययन किया था। कल हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि 343 है उसमें क्या है, 344 में पूरी डिटेल क्या है, इस प्रकार से 351 तक पूरी डिटेल क्या है, अनुच्छेद 120 में क्या है बताया गया है, अनुच्छेद 210 में पूरी डिटेल क्या बताई गई है कि कब तक ये जो हिंदी है ये अंग्रेजी भाषा है ये हिंदी भाषा के साथ रहेगी, कब इसको समाप्त किया जाएगा। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया गया, तो उसमें कुल कितने सदस्य थे, कौन उसके अध्यक्ष थे, उसकी समीक्षा के लिए जो राजभाषा जो समिति बनाई गई थी उस राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे, किसने उस बात का विरोध किया था, किसने समर्थन किया था। इन सब बातों का जो अध्ययन हम अगली क्लास में देखेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।